अपन ने कहा कल क्या क्या चीजें पढ़ी थी अपन ने इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था राइट। सो एक बार वो प्रोसेस मेरे को रिवाइज करा सो दैट अपन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? अच्छा, कल के सेशन में हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ने की कोशिश की थी कि जब भी किसी को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो कंपनी लॉ के हिसाब से आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने नेम अप्रूवल के लिए देखा था। सो नेम अप्रूवल के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? स्पाइस पार्ट ए। अच्छा, फ्री में फाइल करेंगे कि फीस भी देनी पड़ती है? कितनी है फीस? 1000 रुपीज, राइट। अच्छा, यहाँ पे स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अगर आरओसी या सीआरसी ने आपका नाम रिजर्व कर दिया तो कितने दिन के लिए रिजर्व रखता है ये? 20 डेज। और इस 20 डेज के अंदर आप क्या करोगे? बाकी के आगे के फॉर्मेलिटीज को फिनिश करके अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के एक स्टेप आगे लेके जाओगे। सो एक बार आपके लिए नाम जब रिजर्व हो जाएगा 20 डेज के लिए तो फिर आप कौन सा फॉर्म यहाँ पे भरोगे? स्पाइस का पार्ट बी भरोगे। स्पाइस के पार्ट बी के अंदर आप सारी की सारी कैपिटल से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल्स आप फॉर्म के अंदर अपडेट करोगे। ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? ईएमओए और ईएओए की आप तैयारी करोगे, ठीक है। सो एमओए स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी स्पाइस पार्ट बी प्लस ईएओए प्लस ईएमओए, इसके साथ साथ अपने को एक और फॉर्म भरना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं? अजाइल प्रो, राइट। अजाइल प्रो इज फॉर ऑल द एंसिलरी रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, आपका पीएफ रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, टैक्स का भी आपको अलग से सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सो फॉर ऑल एंसिलरी रजिस्ट्रेशन वी आर हैविंग अजाइल प्रो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि आप स्पाइस बी प्लस ईएओए प्लस ईएमओए प्लस अजाइल प्रो, ये सारी की सारी चीजों को डिजिटली साइन करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिजिटली साइन करेंगे। और इसके अंदर के कंटेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है, इसका कंफर्मेशन एक कौन देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो भी प्रैक्टिस में है वो इसका अपने को कंफर्मेशन देगा डिजिटली साइन करके। फिर ये हम लोग फॉर्म फाइल करेंगे। फॉर्म फाइल करने के बाद यहाँ पे क्या कितने ऑप्शंस होते हैं? 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आरओसी आपको क्या इशू करती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। जिस समय आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसी समय आपको एक सिन नंबर भी मिल जाता है, जिसका मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। और ये नंबर बेसिकली आपकी पहचान बनती है, आपकी आइडेंटिटी बनती है। देन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। एक बार आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो क्या मैं मेरा बिजनेस कमेंस कर सकता हूँ? क्या स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या नहीं। बिजनेस को कमेंस करने के लिए मेरे को एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। और वो फॉर्म कौन सा होता है? INC 20A। याद है अपन ने कल डिस्कस किया था? INC 20A हम लोग फॉर्म फाइल करते हैं जिसके अंदर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर जितना हम लोगों ने प्रॉमिस किया था सब्सक्राइबर में उतना पैसा हम लोगों ने कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, आप मेहरबानी करके हमको कमेंसमेंट का लाइसेंस दे दो। फिर जैसे ही उनका कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का अपने को आता है उसके बाद हम लोग वी कैन स्टार्ट विद द रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड देन देयर इज नो प्रॉब्लम। देन यू कैन ऑपरेट एज व्हाटएवर यू वांट, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। उसके बाद आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज की कमी है, तो क्या आपको फॉर्म दोबारा से मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जा सकता है? क्या? यस। अच्छा, आपने करेक्ट नहीं किया, दोबारा से मॉडिफिकेशन के लिए आ सकता है? यस। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद आरओसी आपका क्या करेगा? एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा अगर आप उनके हिसाब से एप्लीकेशन नहीं फाइल कर रहे। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड यस्टरडे। आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ईएमओए और ईएओए के बारे में जो अपन ने पढ़ा था, जो इसमें अपन ने फाइल किया है उसके बारे में बेसिकली अपन उसके कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी वैलिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट वी हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद एमओए एंड एओए डॉक्यूमेंट्स। डन। चलो, बेसिकली एमओए की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, ये ना एक अपना पेज छोड़ा हुआ है मेरे पेज नंबर 259 के अंदर।
ये मैंने पूरा इसका प्रोसेस लिखने के लिए छोड़ा हुआ है, तो आपका एक बार अगर अच्छे से हो जाएगा तो अपने नोट्स में भी इसको अच्छे से बना देना, सो दैट वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, एमओए के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ अभी। यस, एनी आइडिया, सुना है कभी आप लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में? आपने कभी भी मतलब कभी लेक्चर्स में सुना होगा या कहीं पे तो पढ़ा होगा, किसी आर्टिकल में सुना होगा। व्हाट इज एमओए एज पर यू? इट्स एब्सोल्युटली ओके, सही है गलत है नो, कोई डाउट नहीं, अपन सीख रहे हैं सबके साथ। व्हाट इज एमओए? नहीं, एक को भी नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा, एसपी वाले बच्चे कौन है बताओ मैडम। एओए क्या है, एमओए क्या है? 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड अप हुई है। मैथ्स का आई कैन अंडरस्टैंड, हमको नहीं पढ़ा हम लोगों ने विचारों में। एसपी वाले बच्चों ने तो पढ़ा है। वेरी गुड। कॉमर्स स्टूडेंट जैसे आंसर मत दो, मार्केटिंग स्टूडेंट थे कम थे। सुनो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का यहाँ पे ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को यहाँ पे चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? चार्टर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना 5 मेन चीजें लिखी होती है कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड। कितनी मेन चीजें लिखी होती है? 5। सबसे पहला क्लॉज जो इसके अंदर लिखा होता है वो लिखा होता है नेम क्लॉज। अगर आपके कंपनी का नाम, अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपकी कंपनी का नाम और उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, और अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड है तो उसके पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अगर आपकी कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है तो जो भी आपने नाम के पीछे लगाने का चूज किया है आप वो लिख सकते हो, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, चेंबर्स हो गया, आपने पढ़ा था रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, राइट। सो सबसे पहला क्लॉज यहाँ पे होता है नेम क्लॉज। दूसरे क्लॉज की अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ तो वो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है ना, उस दिन से इट इज एक्सपेक्टेड कि उस कंपनी के पास खुद का एक एड्रेस हो जिसके ऊपर बेसिकली आरओसी उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। सिंपल सी बात करता हूँ मैं, आपका खुद का सिग्नेचर है उसी तरीके से कंपनी का भी ऑफिशियल सिग्नेचर है, आपका खुद का नाम है उसी तरीके से कंपनी का भी खुद का नाम है, आपका खुद का रेसिडेंशियल एड्रेस है उसी तरीके से कंपनी का भी खुद का एक रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। उस रेसिडेंशियल एड्रेस को यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस बोला जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ये वो ऑफिस होती है जो सरकार के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है और सारे के सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको इस रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर करनी पड़ती है। इसका रेफरेंस भी अपने को अपने एमओए के अंदर देना पड़ता है बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, क्योंकि जब तक आप इसका रेफरेंस यहाँ पे नहीं देंगे तब तक आपकी आरओसी आपका इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सो वी नीड टू एंटर ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, वी नीड टू एंटर ऑल दिस डिटेल्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ। तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताना पड़ता है कि द मोमेंट मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैं क्या बिजनेस एक्टिविटी करूँगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर क्या एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज कर सकती है क्या? एब्सोल्युटली यस। अगर मैं आपके साथ टाटास की बात करता हूँ तो क्या टाटा 4 व्हीलर बनाता है? यस। अगर मैं आपके साथ टाटास की बात करता हूँ तो टाटा क्या कमर्शियल ट्रक्स बनाता है? यस, एब्सोल्युटली यस। तो अलग अलग सेगमेंट के अंदर टाटा क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उसी तरीके से रिलायंस का भी अलग अलग सेगमेंट के अंदर बिजनेस है, उसी तरीके से अदानी का भी अलग अलग सेगमेंट के अंदर बिजनेस है। तो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो वो आपके इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कोई भी काम कर दिया जो आपके इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर नहीं लिखा हुआ है ना, तो जो कंपनी के पीछे वाले बंदे हैं उनकी बैंड बजाई जा सकती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। So everything which a company has to do, first it has to be mentioned in object clause. अगर आपके object clause में वो चीज़ नहीं लिखा है इसका मतलब कि आप वो चीज़ कर नहीं सकते हो। This is a clear cut stand. There is no second thought on this. ठीक है, अगर आपको मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है तो ट्रेडिंग के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपको होलसेल का बिजनेस करना है आपको होलसेल के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बिजनेस करना है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का रेफरेंस देना पड़ेगा। बिना यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लिखे आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंपनी कर सकती है, एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरीथिंग इज अ क्लीन चिट ओवर हियर। चौथा क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, दे आर टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी क्लॉज। हम लोगों ने कंपनी के फीचर्स को पढ़ते समय एक चीज देखा था कि कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी है, बट अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है जिसको आपने इनकॉर्पोरेट किया है उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है। Whether you have incorporated is limited by shares or you have incorporated it as a limited by guarantee or you have incorporated it as an unlimited company.
सो जिस भी तरीके से आपने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है उसका रेफरेंस इसके एमओए के अंदर होना चाहिए, उसके बीच में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। पांचवा यहाँ पे लास्ट क्लॉज आता है, इसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। कैपिटल मतलब वॉट एवर मनी विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो सब्सक्राइबर्स ने, मेंबर्स ने प्रॉमिस किया है कि हम अपने बिजनेस के अंदर पैसा डालने वाले हैं, राइट। यहाँ पे जो कैपिटल क्लॉज है ना वो बेसिकली ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर आता है। ऑथोराइज्ड का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है, ठीक है। सर इमेजिन अ सिचुएशन, मैंने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, मेरे को लगता है कि मेरी बिजनेस का 50 करोड़ में काम हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बिजनेस सेटअप किया मेरे को समझ में आया कि 50 करोड़ से बात नहीं बनेगा, मेरे को 500 करोड़ बिजनेस के अंदर लाना पड़ेगा। तो क्या इन पांचों के पांच चीज में से मैं अपने नाम में कुछ भी एडिशन डिलीशन कर सकता हूँ क्या? यस। मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ भी एडिशन डिलीशन कर सकता हूँ क्या? यस। क्या आप अपना नाम चेंज कर सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग? यस, एब्सोल्युटली, इट इज अलाउड। आपको कुछ तो एफिडेविट वगैरह करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में जाहिर नोटिस देना पड़ता है, आप जो चाहे अपना वो नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आप अपना रेसिडेंस चेंज कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस। क्या आप अपने जिंदगी जीने का पर्पस चेंज कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस। क्या आप अपनी लाइबिलिटी, पहले सुंदरलाल बन के जी रहे हो, बाद में तारक मेहता बन के जी रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। कैपिटल का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को बढ़ते हुए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो ये पांचों के पांचों चीज़ों के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने क्लॉजेस को अमेंड कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो। सिर्फ एक क्लॉज है जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, वो है लाइबिलिटी क्लॉज। क्योंकि लाइबिलिटी क्लॉज में एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना कि बॉस मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय, उसके बाद आप उस चीज़ को छेड़ नहीं सकते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो कितने क्लॉजेस है टोटल एमओए के अंदर? 5। कितने क्लॉजेस है? 5। कितने क्लॉजेस है? 5। फर्स्ट इज नेम क्लॉज, सेकंड इज, थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ इज लायबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ इज कैपिटल क्लॉज। क्या ये पांचों के पांच क्लॉज हम लोग चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। हाँ, खाली लायबिलिटी क्लॉज में आपको दिक्कत आ सकती है, लायबिलिटी क्लॉज की अपन बात नहीं करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द चारों के चारों चीजें आप चेंज कर सकते हो। देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड, वो प्रोसेस को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने एमओए को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मेरे को एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पे मेरे को बताया कि ये 5 क्लॉजेस यहाँ पे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, इन 5 क्लॉज के साथ साथ एक आखिरी क्लॉज भी होता है जिसको बोला जाता है सब्सक्राइबर्स क्लॉज। क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्राइबर क्लॉज। सर सब्सक्राइबर मतलब कौन होता है? जो सब्सक्राइब करता है कि सर आई प्रॉमिस कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ और मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि जो भी चीजें ऊपर लिखी हुई है सब सच है, सच के सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। आपने देखा हो ना गीता की शपथ खाते हैं कोर्ट में कि मैं जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ये शपथ आपको यहाँ पे भी खाना पड़ता है और ये शपथ को सब्सक्राइबर क्लॉज बोला जाता है। जब तक आप इसमें शपथ नहीं लेते हैं तब तक एक कंपनी सेक्रेटरी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको सर्टिफाइड नहीं करते, एंड जब तक वो लोग सर्टिफाइड नहीं करते हैं तब तक आप स्पाइस का फॉर्म नहीं फाइल कर सकते, एंड जब तक आप स्पाइस का फॉर्म नहीं फाइल कर सकते आपका इनकॉर्पोरेशन हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो आइडियली अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा बुकिश नॉलेज में बात करूं तो टोटल कितने क्लॉजेस हैं? 5, लेकिन उसमें एक आखिरी क्लॉज एक और होता है जिसको सब्सक्राइबर क्लॉज बोला जाता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के अंदर ये 5 चीजें होना मैंडेटरी है। इसमें से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंप्लीट नहीं माना जाता है, एंड आरओसी आपके कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं होने देगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कुछ समझने में परेशानी है? एक चीज सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी है? इसके बारे में सारी की सारी चीजें सेक्शन 4 के अंदर लिखी है। किसके अंदर लिखी है? सेक्शन 4। फटाफट रीड कलेक्ट कर रहा हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 स्टैंड्स फॉर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 स्टैंड्स फॉर 62 की 61, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 स्टैंड्स फॉर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 स्टैंड्स फॉर, सेक्शन 3 स्टैंड्स फॉर, सेक्शन 3 नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में कितना? 2। पब्लिक कंपनी में कितना? 7। 1% कंपनी में कितना? सेक्शन 447 स्टैंड्स फॉर फ्रॉड। फ्रॉड में क्या आपको सजा मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी लग सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ये लॉ के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 4। आपके लिए एक बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूँ। आपको कंपनी लॉ को शुरू करते समय मैंने आपको एक शेड्यूल के बारे में बात की थी, याद है आपको? हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपनी लॉ के अंदर कितने सेक्शंस है? सेक्शन 470 बराबर या 410? Are you sure? How many chapters? 29 chapters. How many schedules? 7. Out of those 7 schedules, ये जो नीचे बताए हैं ना, ये शेड्यूल सारे के सारे शेड्यूल 1 के अंदर मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन के फॉर्मेट बताए हुए। यानी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं बना सकते। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। मैं आज महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरे लिए मराठी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अपन, राइट। अगर मैं आपको सेकंड लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी के लिए अपन ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। पंजाब की तरफ अगर आप जाओगे तो पंजाबी को वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस है। साउथ की तरफ जाओगे तो तेलुगु, कन्नड़ा, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके हिसाब से वो लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो हर एक पर्सन अगर अपने अपने लैंग्वेज में क्या बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, तो जिसको वो लैंग्वेज नहीं आता है वो तो ठन ठन गोपाला बन के देखता रहेगा कि भाई इसके अंदर क्या लिखा है, एवरीथिंग इज जलेबी जलेबी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे कंपनी लॉ के शेड्यूल 1 के अंदर 5 फॉर्मेट बताए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। आपके लिए सारी की सारी चीजें वहां पे बताई हुई है, यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हो? टेबल ए के अंदर 5 क्लॉजेस लिखा हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा होगा द नेम ऑफ द कंपनी इज डैश। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत प्यारे प्यारे शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी लॉ बोलता है मेरे को तुम्हारी पांचेट की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मेट बना के दूंगा, आप उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरना, जितना आपको पूछना हो उतना कंटेंट लिख के फिल आउट हो जाना। आज अंडरस्टैंडिंग में आपके साथ क्या बात करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 चीजें हैं। कितने चीजें हैं? 5। ये 5 शेड्यूल 1 के अंदर ये 5 अलग अलग टेबल्स हैं, और 5 अलग अलग टेबल्स 5 अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो कंपनी होगी आपको वो हिसाब से एक टेबल ओपन करके आगे बढ़ना है। मैं आपको एक दिखाता हूँ ये टेबल कैसा दिख रहा है, यू विल हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो टेबल ए आप रेफर करोगे जब आप लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे। क्या होंगे? लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी को आप रेफर करेंगे जब आपकी कंपनी एक गारंटी वाली कंपनी होगी जिसके अंदर क्या नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी के अंदर आप बात करोगे एक गारंटी कंपनी की जिसके पास शेयर कैपिटल है। टेबल डी के अंदर आप बात करेंगे अनलिमिटेड कंपनी की जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल ई के अंदर आप बात करोगे शेयर कैपिटल की जिसके अंदर शेयर कैपिटल है। सर काय चाललंय, काहीच कळत नाही, समझो मेरी बात ध्यान से। क्या अभी आपके पास सीए की डिग्री है? नहीं। क्या आने वाले समय में आपके पास सीए की डिग्री आएगी? हाँ। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, पहले नो फिर यस। पहले कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, नो। लेटर ऑन हैविंग शेयर कैपिटल, यस। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नो। उसके बाद हैविंग शेयर कैपिटल, यस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ए बी सी डी ई, पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी के 2, अनलिमिटेड के 2। गारंटी के 2 पहले शेयर कैपिटल लेंगे, फिर शेयर कैपिटल है। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर पहले शेयर कैपिटल लेंगे, बाद में शेयर कैपिटल है। इट इज एज सिंपल एज टू रिमेंबर द ट्रिक, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको रियल नॉलेज देने के लिए मैं आपको एमसीए के वेबसाइट पे जाके ये पांचों के पांचों टेबल दिखा देता हूँ, सो दैट यू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। खाली ये बना के रखना बात को अच्छे से। जिस वेबसाइट पे जाके आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वेबसाइट हमारे सरकार का वेबसाइट है। आधा टाइम तो ये चलता नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ, चल गई तो अच्छी बात है। कौन सा शेड्यूल पढ़ के आए थे बाय द वे वहाँ पे? शेड्यूल 1 ना, ये देखो शेड्यूल 1 दिख रहा है आपको? शेड्यूल 1 के अंदर क्या नाम लिखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको खोलता हूँ मैं। चल गया तो नसीब तुम्हारा अच्छा है। बोला ना मुश्किल है। चलो इसको थोड़ा सा समय देते हैं, जब तक अपन ए डिस्कस करते हैं तब तक शायद इसका दिमाग चले और प्रोसेस कर देंगे। चलो आ जाओ, देखते हैं इसको प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम देते हैं भाई साहब को। समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या डिस्कस किया है? सो टोटल मिला के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेस है? 5। फर्स्ट इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम। सेकंड क्लॉज में क्या होगा? सर सुनो ना, मेरे को एक बात बताओ, रजिस्टर्ड ऑफिस आपने बोला है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा क्या? गली नंबर 1, फ्लैट नंबर 1, शॉप नंबर 1। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ना अलग अलग प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स अलग अलग चीज़ वापरते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ प्योरली लॉ के बेसिस पे बात करूँ ना, हमको आपको गली नंबर वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा हमको बता दो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। वंस यू राइट पुणे, दैट इज सफिशिएंट।
Once you write Pune, that is sufficient. सर फिर आरओसी हमारे साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? अरे स्पाइस भी भर रहे ना, उसमें पूरा डिटेल है, पिन कोड के साथ है, तो यहाँ पे पिन कोड के साथ लिखोगे, बहुत जनों का एड्रेस इतना बड़ा होता है कि पूछो ही मत, राइट? पूरा का पूरा पैराग्राफ भर जाएगा. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप यहाँ पे सिर्फ इतना बता दो कि आपका कहाँ पे है. अगर पुणे में है तो सीधा पुणे आरओसी के पास जाएगा, मुंबई का है तो मुंबई आरओसी के पास जाएगा. इसके लिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ सिटी और स्टेट का रेफरेंस दे के रखते हैं. ठीक है, चलो. और कौन से टेबल है बेसिकली एमओए के अंदर? 5 टेबल है. टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई. टेबल ए स्टैंड्स फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. टेबल बी स्टैंड्स फॉर लिमिटेड बाय गारंटी not having share capital. Table C stands for limited by guarantee having share capital. Table D stands for unlimited company not having. Table E stands for unlimited company having share capital. ये सेम के सेम टेबल्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी ये टेबल है. ए बी सी डी ई तक अपन पढ़ के आए थे. एफ जी एच आई जे बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की. इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे ही है. इसके लिए जब जब आप एमओए के बारे में पढ़ोगे तब तब उसी समय एओए के बारे में पढ़ के खत्म कर देना, ताकि आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े. जो सीक्वेंस आप वहाँ पे पढ़ के आए थे ना, ये सीक्वेंस उसका एकदम ऑपोजिट है. अपन ने वहाँ पे पहले क्या पढ़ा था कि फर्स्ट इज लिमिटेड बाय शेयर. यहाँ पे भी फर्स्ट इज लिमिटेड बाय शेयर. वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था? लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. यहाँ पे लिखा है पहला लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल. बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है. सेम, पहले है फिर नहीं है, पहले है फिर नहीं है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? सर ये इतने सारे टेबल का आपने को ये लोग क्या बताने की साबित कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ इतना बताने की साबित कर रहे हैं कि हम लोग आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, आप उस फॉर्मेट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भरो. ज़्यादा आप अपना इंग्लिश हमारे को मत सिखाओ, जितना आपसे पूछा उतना बता के बात को ख़त्म करो. सर ऐसे क्यों? क्योंकि आरओसी को चेकिंग करते समय दिक्कत नहीं होती है. अगर आप अपना अपना लैंग्वेज लिखेंगे तो आरओसी ऐसा बैठा रहेगा, हाँ भाई बता तुमने क्या लिखा है. सो सिर्फ अगर जितना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा आरओसी उतना इन्फॉर्मेशन चेक करके सीधा येस और नो बोल के आपकी कंपनीज के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा. समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? एमओए और एओए को क्या बोला जाता है? चार्टर डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है. सर एमओए के अंदर 5 चीजें लिखी होती है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे के सारे कंपनी को गवर्न करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं. सर लेकिन कंपनी तो कंपनीज एक्ट के तहत गवर्न होता है. सब कुछ चीजें कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं लिखी होती है. कंपनीज एक्ट आपको बेस बना के देता है. आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चीजें बताता हूँ. सिंपल बात करता हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स. एथिक्स का मतलब पता है आपको? मॉरल वैल्यूज बोलते हैं जिसको. अब इमेजिन अ सिचुएशन में रास्ते से जा रहा हूँ, किसी का एक्सीडेंट होके पड़ा है, समवन इज लाइंग ओवर देयर, और मैंने देखा और मैं देख के उसको अनदेखा करके चुपचाप से निकल गया. क्या मैं लॉ के हिसाब से कोई गलत काम कर रहा हूँ? क्या पुलिस मेरे को पकड़ के जेल में डाल सकता है? नहीं. लेकिन क्या मेरा मॉरल ड्यूटी बनता है क्या वहाँ पे रुक के उसकी मदद करना? सो मदद नहीं करूँगा तो आप उसके लिए मेरे को सजा नहीं दे सकते, लेकिन मदद करूँगा तो उसके लिए एटलीस्ट आप मेरे को कुछ ये भी नहीं कर सकते. अप्रिसिएशन करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. मैं खुद से सिर्फ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप सारे के सारे अपने आप को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन करते हो. सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हो क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोसेस. एक मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर होंगे वो आप इसके अंदर लिख सकते हो. डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का क्या प्रोसेस रहेगा इसके अंदर लिख सकते हो. बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में लिखा है ना, उससे ज्यादा आप कर सकते हो, उससे कम आप नहीं कर सकते हो. सर एग्जांपल, कंपनी लॉ का प्रोविजन बोलता है कि अगर आपको बोर्ड मीटिंग लेनी है तो 7 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. अगर आपको जनरल मीटिंग लेनी है तो 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप लिख सकते हो कि अगर आपको बोर्ड मीटिंग लेनी है तो कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा. तो 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, बात खत्म. देयर इज नो इफ एंड बट. यानी लॉ जितना स्ट्रिक्ट है आप उससे स्ट्रिक्टर बन सकते हो, लेकिन लॉ जितना स्ट्रिक्ट है आप उससे नीचे नहीं जा सकते हो. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. आपका पासिंग मार्क का स्टैंडर्ड है 25 में से 9, आपने अपने आप को पासिंग स्टैंडर्ड रखा है 25 में से 15. सो यू कैन रेज योर स्टैंडर्ड, आप उसको कम नहीं कर सकते हो. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सर पास होने के वांदे तुम किधर 25 में तुम जाओ. समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? यस. सो व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन. कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस की यहाँ पे बात हो रही है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. कौन से है?
अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या ज़रूरत है? ताकि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकें। और इसके अंदर ये देखो सारा का सारा फालतू चीज़ें बताया कि क्या क्या कंटेंट हो सकता है, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बार गो थ्रू कर देना सो दैट यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट, राइट। एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, MOA और AOA ये दोनों कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कंपनी का गुजारा हो ही नहीं सकता है हर हालत में, ठीक है। सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, कंपनी लॉ में कुछ और लिखा है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा है, तो दोनों को कंपेयर करते टाइम हम किसको फॉलो करेंगे? कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करेंगे? समझो, कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, your memorandum of association and your article of association is applicable to only you. So whenever there is a conflict between these two, एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर एंड आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप किसको फॉलो करोगे? लॉ को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सेक्शन 6 बोलता है कि जब कभी आपके MOA और AOA के अंदर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो एनी टाइम आपका एक्ट बेसिकली प्रिवेल होगा। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे स्ट्रिक्टर प्रोविजंस आपने डाला हुआ है, तो उस केस में आपका MOA और AOA प्रिवेल होगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यानी अगर मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तोड़ के कुछ काम कर रहा हूँ तो उस गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की गलती को तोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ तो उस गलती को नहीं सुधारा जा सकता है। सर इसका एक एग्जाम्पल बताओ ना, प्लीज़ गलत मत समझना इस चीज़ को, सिर्फ दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली एग्जाम्पल। मान के चलो मैं थोड़ा सा डिसेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलो मैं एक कंपनी का पर्सन हूँ, मेरे को 5 लाख तक का साइनिंग का अथॉरिटी है। ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है। लेकिन 5 लाख की जगह पे मैंने 10 लाख का चेक साइन कर दिया। एम आई अलाउड टू डू दिस? नो, राइट। लेकिन मैंने कर दिया ना गलती, तो क्या मेरी इस गलती को सुधारा जा सकता है क्या? यस। कौन सुधारेगा? जो ओनर है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स है। उसकी मीटिंग में लाएंगे, उनको बताएंगे कि ये बालिश ने 5 की जगह पे 10 पे साइन किया, आप मेहरबानी करके इसकी गलती को सुधारो। तो क्या वो आपकी गलती को सुधार सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलता है आपको नहीं करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो छोड़ो, शेयर होल्डर भी आपकी बात को सुधार नहीं सकते। उसका जो सजा होगा आपको भुगतना पड़ेगा। देयर इज वन कॉन्सेप्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वॉइड ab initio। वॉइड करके एक बात सुना होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है? अमान्य। अमान्य चीजें कब होती है? जब आप अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड एक्ट करते हैं। AOA के जरिए कुछ गलती हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, सुधारी जा सकती है। MOA के पार चले गए तो फिर तुम भुगतो और कंपनीज एक्ट देखेगा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? देखते अपना थोड़ा गवर्नमेंट का वेबसाइट चला के नहीं चला। चलना रे बाबा। देखो गवर्नमेंट का वेबसाइट तो नहीं चला, पर अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट चल गया है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देख सकते हो क्या इसको? सबसे ऊपर क्या लिखा है? टेबल ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिखा है लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेम क्लॉज पढ़ा अपन ने आर्टिकल्स के अंदर। दूसरा अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? पढ़ो, देखो क्या लिखा है? द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप स्टेट लिखो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि CA और CMA हो गए, वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि सिटी का नाम भी वहाँ पे डालते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि अगर मैं आपके साथ महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र के पास 2 ROC है। अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र डालता हूँ तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये महाराष्ट्र के मुंबई ROC के पास जाएगा कि पुणे ROC के पास आएगा। इसके लिए अगर मैं सीधा सीधा पुणे मेंशन करके रखता हूँ तो वहीं पे सारी की सारी डाउट्स, क्लैरिटी, पूरी की पूरी चीज़ें आ जाती है। तीसरा चीज़ है, देखिए ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो उसका नीचे एक एक करके आप रेफरेंस दे सकते हो।
चौथी लाइन में अगर आप देखते हो तो इन्होंने क्या बताया, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया। पांचवे के अंदर आप कैपिटल का रेफरेंस देते हो। एंड छठे मैंने आपको बताया था ये लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। क्या करते हैं, शपथ। शपथ मीन्स टेकिंग प्रॉमिस। पढ़ो ये क्या बोल रहे हैं 6 नंबर पॉइंट को, रीड दिस 6 नंबर का पॉइंट। पढ़ो ये 6 नंबर का पॉइंट पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, लिख रहे क्या? अब पढ़ो, पढ़ो ना भाई जोर से। सर्वर पर्सन डिजायरियस। डिजायरियस का मतलब क्या है, इच्छुक। हम इच्छुक है। आप हमारी बात सुनो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो। हम शपथ लेते हैं कि हम लोग कभी भी कंपनी लॉ के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि जो भी ऊपर चीजें हम लिख के आए हैं उसको कभी भी वायलेट नहीं करेंगे। हमने लिखा है कि हम लोग ये कंपनी का काम कैरी आउट करेंगे, तो उसके अलावा हम लोग कुछ भी कैरी आउट नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पढ़ो उसके आगे, लास्ट पढ़ो, सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो। वी रिस्पेक्टिवली अग्री मानता हूँ। क्या मानता हूँ कि ऊपर जो आपने कैपिटल लिखा है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, INC 20A अपने को फाइल करना पड़ता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आप कब फाइल कर सकते हो, जब आपने जितने शेयर्स एग्री किए हैं उसके अगेंस्ट में आपने पैसा डाल दिया है। तो हम लोग यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगा के देते हैं, सर वहाँ पे हमने शपथ ली थी, यहाँ पे हम अपनी शपथ को पूरा कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके हमको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द बिजनेस। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? ये सेम सिचुएशन में अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ, तो आर्टिकल इसका टेबल बी के अंदर अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल की नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये देखो यही बता रहा है। सेम टेबल सी में हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल ई में हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, ये सेम मैं आपको एओए का भी एक चित्र का दिखा देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा है एओए का, कौन सा टेबल चालू होता है, ई एफ सी। इतना सब, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, देख रहे हो? सर क्या करना है इसको, नहीं मैडम दिखेगा नहीं, अब इतना जूम करके देखूंगा तो फिर आप एक एक वर्ड पढ़ोगे। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, दिस इज एज पर कंपनी लॉ। क्या आप इससे नीचे जा सकते हो क्या? नहीं। इससे स्ट्रिक्टर कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस। आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसको? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या बोलते हैं? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टर प्रोविजन। क्या मैं कंपनी लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्टर प्रोविजंस को अपना सकता हूँ क्या? अपनाऊंगा तुम्हारे में गट से, तो दिक्कत की बात क्या है? टाटा अपनाता है, टाटा बोलता है तुम 15 दिन बोलते हो मिनट्स घुमाने के लिए, मैं 3 दिन के अंदर घुमाता हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग द स्ट्रिक्टर प्रोविजंस फॉर मी। क्यों? ताकि मैं मेरी कंपनी को एक अच्छी तरीके से गवर्न कर सकूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ सर बोलिए ना। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है सर? अभी जैसे फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स का मीटिंग। इमेजिन अ सिचुएशन, आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो, ठीक है, साल में एक बार आपको जनरल मीटिंग में बुलाया जाता है, कंपनी की सारी अपडेट्स आपको बताई जाती है। एज अ इन्वेस्टर आपका हक बनता है कि कंपनी कैसे फंक्शन कर रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको रहनी चाहिए। इमेजिन अ सिचुएशन, कंपनी ने मुंबई में मीटिंग रखा है, बट उस समय आप मुंबई में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आप अपनी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हो, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को भेजना चाहते हो तो 48 आवर्स पहले हमको इंटीमेशन देता है कि मैं नहीं आऊँगा, मेरी जगह पे ये बंदा आएगा, सो दैट कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में उसको रखे और गेट में उसको अंदर आने की अनुमति दे दे या परमिशन दे दे। दैट इज नोन एज प्रॉक्सी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी कभी कॉलेज नहीं जाते हो, आपके दोस्त जाते हैं, तो जब अटेंडेंस लेती है तो उसका बोलते हैं प्रेजेंट, पड़ोसी का भी प्रेजेंट हो गया, अपना भी प्रेजेंट हो गया, एवरीथिंग इज अ विन-विन सिचुएशन। सो बोलते प्रॉक्सी। सो बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉक्सी लगाना अलाउड नहीं है, जनरल मीटिंग के लिए प्रॉक्सी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है अपन क्या दिक्कत कर रहे हैं? एनीथिंग एल्स, एनी डाउट टिल हियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक सेक्शंस का रिवीजन हो जाए फिर क्लोज करते हैं, क्योंकि अपने को सेक्शंस याद रखेंगे तो अपना
कंटेंट अच्छा होगा यार एग्जाम में। कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपके साथ 1% कंपनी की बात करता हूँ तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 46। 45। आर यू श्योर? हाँ, 45। 45। अच्छा, व्हाट अबाउट फॉरेन कंपनी? 42। व्हाट अबाउट सब्सिडियरी कंपनी? हाँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। व्हाट अबाउट होल्डिंग कंपनी? सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। व्हाट अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सेक्शन 4। विच शेड्यूल? 1। विच टेबल? A B C D E किसके लिए? MOA के लिए। AOA के लिए कौन सी टेबल है? F G H I J। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए उसके बारे में कहाँ लिखा है? सेक्शन 3। फ्रॉड के बारे में कौन से सेक्शन के अंदर लिखा है? 47। अच्छा, एसोसिएट कंपनी के बारे में किसके अंदर लिखा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। एसोसिएट कंपनी कब बनेगी? जब आपके अंदर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए? व्हाट अबाउट होल्डिंग कंपनी? 51% होना चाहिए। अगर बिना शेयर कैपिटल की कंपनी तो क्या होना चाहिए? कंट्रोल। कंट्रोल का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 27। कंट्रोल के अंदर कितनी चीजें आती है? 2। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेकेंड पॉलिसीज को आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो? रिकलेक्ट करो फटाफट। एनी डाउट क्लियर? चलो धन्यवाद, जाओ जल्दी जल्दी घर।